हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकलव्य द एग्ज़ाम क्रैकर्स। आज हम नॉलेज एंड कैरिकुलम से यूनिट 2 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले यूनिट 1 के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे यूनिट 2 से क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं आज का जो थॉट है। एवरी चाइल्ड इज़ बुक एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरी पेज ऑफ इट। रूसो ने जो कहा है कि हर एक जो बच्चा होता है वो एक किताब की तरह होता है और जिसको हमें एंड तक पढ़ना होता है, उसके लास्ट पेज तक हमें उसे स्टडी करना होता है। तभी हम समझ पाते हैं कि बच्चे के साथ हमें किस तरह से व्यवहार करना है और किस तरह से उसकी स्टडी को आगे चलाना है। ठीक है, क्योंकि जब तक हम बच्चे की साइकोलॉजी नहीं समझेंगे, बच्चे के अंदर क्या पावर है, किस तरह का पोटेंशियल है, उसको तब तक हम एनकरेज नहीं कर पाएंगे जब तक हमें पता नहीं होगा। ठीक है, तो ये नॉलेज एंड कैरिकुलम के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये सब पता होना चाहिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोस हैं वो भी आपको मिलती रहें और उसके लिए बेल आइकन को आप ऑन रखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का। शिक्षक को स्थानीय ज्ञान और स्थानीय क्षेत्र के रीति रिवाजों और प्रथाओं से जुड़ना चाहिए, ताकि कि जो शिक्षक है जब जिस क्षेत्र में, जिस विद्यालय में पढ़ा रहा है, उस क्षेत्र के बारे में, उसकी रीति रिवाजों के साथ, उनकी प्रथाओं के साथ उसको जुड़ना चाहिए, उसे समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसका उनको क्या बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, ऑप्शंस हैं। बालकों को स्थानीय ज्ञान से भली भांति परिचित करा सके, कि अगर बच्चे को अगर वो स्थानीय ज्ञान से भली भांति परिचित कराना चाहता है तो विद्यार्थी और शिक्षक दोनों को पता होना चाहिए कि उनके स्थानीय रीति रिवाज क्या हैं। सार्वभौमिक ज्ञान प्रदान करने के लिए, सार्वभौमिक जो ज्ञान है वो क्या होता है? ऐसा ज्ञान होता है जो सब जगह पर व्याप्त होता है। उसको ज्ञान को प्रदान करने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करने के लिए, सैद्धांतिक ज्ञान कौन सा होता है कि जो सिद्धांतों से प्राप्त होता है। तो इनमें से कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है? क्या ये सही है? उपरोक्त सभी ठीक है? तो आपका जो राइट आंसर होना चाहिए क्या होना चाहिए? अभी देखो, स्थानीय जो रीति रिवाज होते हैं वो सार्वभौमिक नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सभी जो अलग अलग जो कल्चर्स होती हैं उनके रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पे राइट आंसर होगा बालकों को स्थानीय ज्ञान से भली भांति परिचित कराने के लिए अध्यापक को वहाँ के रीति रिवाज हैं उनको सीखना बहुत ज़रूरी है। क्लियर हो गया आपको? तो यहाँ पर बात है सिर्फ बालक के स्थानीय ज्ञान की। तो आपकी जो नॉलेज एंड कैरिकुलम है उसमें सबसे पहले जो सेकंड यूनिट है उसमें आता है कि सार्वभौमिक ज्ञान और स्थानीय ज्ञान क्या होता है। सार्वभौमिक ज्ञान आपको पता चल गया क्योंकि क्या होता है, जो सब जगह पे व्याप्त होता है, यूनिवर्सल नॉलेज जो होती है वो होती है सार्वभौमिक ज्ञान। इज इट क्लियर? तो क्लियर हो गया होगा आपको। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सार्वभौमिक ज्ञान के लिए असत्य है, यहाँ पे कौन सा जो कथन है वो रॉन्ग है सार्वभौमिक ज्ञान के लिए? ऑप्शन 1 है यह सभी के लिए सत्य होता है। ऑप्शन सेकंड देखिए, यह परिवर्तनशील होता है। विज्ञान व गणित के नियम इसके उदाहरण हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है स्थानीय ज्ञान तथा सार्वभौमिक ज्ञान में घनिष्ठ संबंध है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर चूज करना है वो ऐसा कथन होना चाहिए जो सार्वभौमिक ज्ञान के ऊपर लागू नहीं होता है। तो 1 बाय 1 हम देखते हैं कि सभी के लिए सत्य होता है। बिल्कुल सभी के लिए सत्य होता है सार्वभौमिक ज्ञान, क्योंकि आप देखो हम कहेंगे कि सूरज ईस्ट से निकलता है, यानी कि पूर्व से निकलता है, तो ये राइट है। चाहे किसी भी देश में चले जाओ, किसी भी कंट्री में चले जाओ, ये सभी कहेंगे हाँ ईस्ट से निकलता है। यह परिवर्तनशील होता है? बिल्कुल नहीं, सार्वभौमिक ज्ञान हमेशा निश्चित होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। विज्ञान व गणित के नियम इसके उदाहरण है। बिल्कुल सही है, क्योंकि विज्ञान के अंदर और गणित के अकॉर्डिंग जो नियम होते हैं वो सभी के लिए लागू होते हैं, सही होते हैं। स्थानीय ज्ञान तथा सार्वभौमिक ज्ञान में घनिष्ठ संबंध है। बिल्कुल स्थानीय ज्ञान और सार्वभौमिक ज्ञान दोनों में घनिष्ठ संबंध है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो असत्य है वो क्या है? यह परिवर्तनशील है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पाठ स्थूल वस्तुओं से आरंभ होने चाहिए और सूक्ष्म बातों में समाप्त होने चाहिए, यह कथन इनमें से किस साइकोलॉजिस्ट का है? तो आप ऑप्शन देखिए, स्पेंसर, हार्वर्ड, पियाजे और कोलबर्ग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो होगा स्पेंसर। स्पेंसर का कथन है कि हमारे जो पाठ हैं स्थूल मतलब बड़ी चीज़ों से, और सूक्ष्म बातों यानी कि जो छोटे छोटे नियम हैं उनके ऊपर ये जो है ख़त्म होने चाहिए। तो इससे पहले की जो वीडियोज़ थी यूनिट 1 में हमने आगमन और निगमन विधि के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आगमन में क्या था कि पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं,
उसके बाद नियम के ऊपर जाया जाता है। ठीक है, तो जो स्थूल वस्तुएं हैं उसी में था स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और निगमन क्या था, पहले नियम दिया जाता है, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो यहाँ पे स्थूल वस्तुओं का आरंभ होने से सूक्ष्म बातों के ऊपर समाप्त होने का जो कथन है, ये किस विधि के ऊपर काम कर रहा है, ये आगमन विधि के ऊपर काम कर रहा है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ्य वस्तु को समझने के लिए सर्वोत्तम स्तर है। सर्वोत्तम स्तर यानी कि हम यहाँ पे मानसिक स्तरों की बात कर रहे हैं, तो कौन सा स्तर है जिसमें हम पाठ्य वस्तु को समझ सकते हैं। ठीक है, किसी पाठ्य वस्तु को समझने की जो बात आती है उसका बेस्ट जो लेवल होगा वो कौन सा होगा। ऑप्शन है स्मृति स्तर यानी कि मेमोरी स्टेज जो होती है, बोध स्तर यानी कि अंडरस्टैंडिंग, और चिंतन स्तर यानी कि हम जब चिंतन करते हैं, एनालिटिक करते हैं, एनालिसिस करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं आपको छोटा सा ब्रीफली आपको इनके बारे में डिस्क्रिप्शन दे दूं कि स्मृति स्तर क्या होता है, यह रोट मेमोरी के ऊपर काम करता है। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं प्राइमरी लेवल के, वो हमेशा क्या करते हैं, चीज़ों को याद करते हैं। ठीक है, जैसे टेबल याद करते हैं, अल्फ़ाबेट्स याद करते हैं, काउंटिंग याद करते हैं, वो क्या करते हैं, रटते हैं उनको। ठीक है, कोई समझने वाली बात उनके ऊपर नहीं लागू होती है। तो स्मृति स्तर का जो कार्य भार होता है वो प्राइमरी लेवल तक होता है। फिर धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, अपर क्लासेस में जाता है, तो वो अंडरस्टैंडिंग करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्राइमरी लेवल में बच्चे समझना कम पसंद करते हैं, उसके अलावा वो याद करना ज़्यादा पसंद करते हैं। चिंतन स्तर क्या होता है, जिसमें हम एनालाइज करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट खुद करके देखते हैं। तो बेस्ट लेवल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चिंतन स्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से भारतीय शैक्षिक दर्शन है। वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही दर्शन जो हैं वे भारतीय दर्शन हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी जो है भारतीय दर्शन है। इसके अलावा 3 दर्शन और हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांख्य दर्शन के जन्मदाता कहे जाते हैं, या जो प्रेरणाता कहे जाते हैं, जिसने सांख्य दर्शन को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, तो वो कौन थे, कपिल, शंकराचार्य, रामानुजन और बादरायण। रामानुज और बादरायण। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए, जी बिल्कुल, क्योंकि पिछली वीडियो में भी मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ। सांख्य दर्शन के जन्मदाता कौन है, कपिल मुनि है। इसके अलावा जो और बाकी दर्शन है उनके बारे में भी मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि जो सांख्य दर्शन के अलावा जो दूसरे दर्शन हैं उनके बारे में किसने बताया। न्याय दर्शन है, मीमांसा दर्शन है, योग दर्शन है, इन सब के बारे में किसने बताया था। सांख्य दर्शन के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारण होना चाहिए, कि जो सांख्य दर्शन क्या कहता है। देखो, जो दर्शन है ये एक तरह से फिलॉसफी होते हैं जो ये बताते हैं कि किस तरह से अध्यापक को स्टूडेंट्स के साथ व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से अध्यापक को पढ़ाने का तरीका सीखना चाहिए बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग, उनकी रुचियों के अकॉर्डिंग, और किस लेवल पे किस तरह की जो है शिक्षा देना अनिवार्य होता है। तो शैशवावस्था में क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य और व्यायाम एवं खेल के बारे में। बाल्यकाल में सांख्य दर्शन में बताया है भाषा, गणित, इतिहास, भूगोल तथा विज्ञान की शिक्षा देनी चाहिए। किशोरावस्था में विवेचनात्मक तथा तर्कपूर्ण विषयों को शामिल करना चाहिए। उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर आप क्लियर हो गया होगा, उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर है। सांख्य दर्शन के अनुसार इस तरह का पाठ्यक्रम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेदांत दर्शन की प्रणेता कौन है। बिल्कुल, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। वेदांत दर्शन की प्रणेता हैं, ऑप्शन है कपिल, शंकराचार्य, रामानुज, बादरायण। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है शंकराचार्य। शंकराचार्य जो थे वेदांत दर्शन के प्रणेता थे, उन्होंने वेदांत दर्शन के बारे में काफ़ी कुछ बताया है कि किस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए, किस तरह का टीचर होना चाहिए, किस तरह के स्टूडेंट्स होने चाहिए, और किस तरह का पाठ्यक्रम उसके लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी वेदांत दर्शन के अनुसार पाठ्यक्रम की विशेषता नहीं है। वेदांत दर्शन के अनुसार पाठ्यक्रम की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दिया करो, क्योंकि कई बार क्या होता है विशेषता है समझ जाते हैं हम और नहीं के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। पाठ्यक्रम छात्रों की योग्यता के अनुसार होना चाहिए, पाठ्यक्रम छात्रों की रुचि के अनुसार होना चाहिए, पाठ्यक्रम छात्रों के आध्यात्मिक विकास के साथ साथ भौतिक विकास के अनुसार होना चाहिए, सभी प्रकार के पाठ्य विषयों को शामिल करना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे एक एक पॉइंट को समझिए, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हैं, तो टीचर बनने के लिए आपके अंदर ये योग्यता होनी चाहिए कि इन शब्दों को आप किस तरह से पकड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो कह रहा है वो योग्यता के अनुसार हो, कि बालक के अंदर जिस तरह की योग्यता है, तो आप ये भी कह सकते हैं शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में आप उनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है,
दूसरा है बालक की रुचि। रुचि क्या होती है? किसी बच्चे को विज्ञान में रुचि है, किसी को गणित में रुचि है, उसके अनुसार उनको पढ़ाया जाए। किसी को चित्रकला में ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। पाठ्यक्रम छात्रों के आध्यात्मिक विकास के साथ साथ भौतिक विकास के अनुसार भी होना चाहिए, कि बालक जो है मेंटली तो डेवलप हो ही, साथ साथ फिजिकली डेवलप भी हो। इसके ऊपर भी पाठ्यक्रम को निर्धारित करते हुए ध्यान रखना चाहिए। सभी प्रकार के पाठ्य विषय यानी कि जिसमें हम विज्ञान से रिलेटेड पाठ्यक्रम भी रखें, गणित से रिलेटेड भी पाठ्यक्रम रखें, ठीक है, उन सभी विषयों को आप इसमें शामिल करें। तो यहाँ पे जो वेदांत दर्शन की कमी पूछी गई है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो वो कमी क्या होनी चाहिए? वो कमी है यहाँ पर रुचि के अनुसार, क्योंकि वेदांत दर्शन ने छात्रों की रुचि को कोई अहमियत नहीं दी। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम उनकी योग्यता के अनुसार ही उनको कराया जाए, उनकी रुचि का उसके ऊपर कोई भी ध्यान देना उसने सही नहीं समझा था, ठीक है। तो यही उसकी डिमेरिट थे और ये ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि विशेषताएं आपको काफ़ी पता है, क्योंकि सब में एक जैसी मिल जाएंगी लगभग, टीचर के लिए सभी ये बोलते हैं, लेकिन जो उसकी कमियां होती हैं उनको निकालना बहुत काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांख्य व वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षक होना चाहिए। दोनों के बारे में बता रखा है यहाँ पे, सांख्य के अनुसार भी और वेदांत दर्शन के अनुसार भी, कि दोनों ने अध्यापक कैसा होना चाहिए बताया है। महान व्यक्तित्व होना चाहिए, पथ प्रदर्शक के रूप में होना चाहिए, त्यागी प्रवृत्ति तथा दार्शनिक होना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो महान व्यक्तित्व सभी चाहते हैं भैया, अध्यापक कैसा होना चाहिए। आज के दौर में भी सभी यही चाहते हैं कि अध्यापक की छवि बिल्कुल समाज से हटकर हो, अनुशासित हो, बिना किसी दाग के हो, तो यानी कि बिल्कुल साफ और स्वच्छ जो छवि है वो अध्यापक की होनी चाहिए। आज भी समाज में यही माना जाता है। और सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन ने भी ये बताया है कि वो पथ प्रदर्शक के रूप में भी होना चाहिए। पथ प्रदर्शक के रूप में यानी कि अध्यापक जो है बालक को सही दिशा की तरफ ले जाने वाला होना चाहिए, ना कि ज़बरदस्ती उसको घसीट कर ले जाने वाला होना चाहिए, ठीक है। ये बच्चे को इस तरह से मोटिवेट करे कि बच्चा खुद सही रास्ते पर चलने लग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से पाश्चात्य दर्शन विचारधाराएं हैं आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, उपरोक्त सभी। बिल्कुल यहाँ पे तीनों ही जो हैं वो पाश्चात्य दर्शन की विचारधाराएं हैं। और ये जो पाश्चात्य दर्शन, इसके अलावा दो जो और हैं, अस्तित्ववाद है, वो भी जो है पाश्चात्य दर्शन में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट दे रखी है, किसकी है ये, कि आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है। तो आपको यहाँ पर भी ये भी क्लियर हो गया होगा कि आदर्शवाद वास्तव में है क्या। अध्यात्म पे बहुत ज़्यादा जोर दे रखा है आदर्शवाद ने, और आदर्शवाद के जो प्रणेता थे वो थे अरस्तु। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये किसने दी है? फ्रॉबेल ने दी है, DM दत्ता ने दी है, रॉस ने दी है, हैरोल्ड टाइटस ने दी है। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है ये है DM दत्ता की, कि आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो जिसकी अंतिम सत्ता वो क्या मानता है? अध्यात्म को मानता है। यानी कि उसने ज़्यादा आदर्शवाद में सबसे ज़्यादा जो अहम और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसको दिया गया है वो अध्यात्म को दिया है, यानी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को दिया है, कि बच्चे का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत होना ज़रूरी है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकृतिवादियों का नारा स्वतंत्रता है जबकि आदर्शवादियों का नारा अनुशासन है। ये किसकी स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट मैंने इसलिए डाली है ताकि आपको पूरा का पूरा दर्शन समझ में आ जाए, ठीक है। आपको आदर्शवाद के बारे में बताया कि उसने क्या कहा कि आध्यात्मिक होना चाहिए। प्रकृतिवाद क्या कहता है कि स्वतंत्र होना चाहिए। प्रकृति से रिलेटेड जब बच्चा रहता है तो वो आदर्शवादी ये मानते हैं कि उसको प्रकृति के साथ अनुशासित होना चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रकृतिवादी क्या मानते हैं कि उसको प्रकृति की तरह स्वतंत्र रहना चाहिए, जितना स्वतंत्र रहेगा उतना सबसे ज़्यादा वो सीखेगा। तो ये स्टेटमेंट किसकी है? फ्रॉबेल की, DM दत्ता की, थॉमस एंड लॉन्ग की, या हैरोल्ड टाइटस की। तो ये राइट आंसर यहाँ पे है, ये स्टेटमेंट है थॉमस और लॉन्ग की। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपको प्रकृतिवादियों की बात भी समझ में आ गई होगी। प्रकृति के पास प्रकृतिवादी के जो थे सबसे ज़्यादा जिन्होंने प्रकृति के दर्शन के ऊपर काम किया वो थे रूसो, ठीक है। रूसो का मानना था कि बालक को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए और वो प्रकृति से अपने आप ही सब कुछ सीख लेता है, ठीक है। यानी कि उसके ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं होना चाहिए। और जब प्रकृतिवादी हैं तो वहाँ पे अध्यापक कैसा होना चाहिए? अध्यापक एक पथ प्रदर्शक के रूप में होना चाहिए, वो सिर्फ दिशा दिखाने वाला होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा ऐसा होना चाहिए? पाठ्यक्रम हमेशा जो है प्रकृति से रिलेटेड होना चाहिए।
और शिक्षण विधियाँ कैसी होंगी? फिर शिक्षण विधियाँ भी फिर ऐसी ही होंगी कि बच्चे को हर तरीके से सीखने के लिए उन्मुक्त छोड़ दिया जाता है, चाहे वो करके सीखे, चाहे वो अनुभव से सीखे, चाहे वो आगमन निगमन विधियों से सीखे, चाहे तर्क से सीखे, चाहे वो साक्षात्कार से सीखे, यानी किसी भी विधि से सीखे उसको उन्मुक्त छोड़ दिया जाता है। ये प्रकृतिवादियों की विचारधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमाइल एंड एजुकेशन किसकी रचना है? एमाइल एंड एजुकेशन किसकी रचना है? फ्रॉबेल की, रूसो की, रास की, हेराल्टाइटस की। तो बिल्कुल यहाँ पे आप समझ गए होंगे, ये रूसो की जो है रचना है। रूसो ने इसमें जो है इंसान को जो है एक बालक के बारे में बताया गया कि वो प्रकृति के नज़दीक रह के किस तरह से अच्छे व्यक्तित्व को प्राप्त कर सकता है और उन्मुक्त शिक्षा प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का जो एंड यहाँ पे हम करने वाले हैं, और लास्ट क्वेश्चन है, प्रयोजनवाद के दोष हैं। दोष बहुत ज़रूरी हैं। अनंत सत्यों का विरोध, आध्यात्मिक मूल्यों का निषेध, शिक्षा में निश्चित उद्देश्यों का निषेध, उपरोक्त सभी। बिल्कुल यहाँ पे जो राइट आंसर है वो उपरोक्त सभी है, क्योंकि प्रयोजनवाद जो है वो प्रयोगों पे आधारित है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो अनंत सत्य है उनका विरोध किया, क्योंकि वो मान नहीं रहा है, क्योंकि वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा है। ठीक है, और जो प्रयोजन करके या एक्सपेरिमेंट करके देखता है वो किसी भी चीज़ को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लेता है कि ये सत्य है। ठीक है, वो हर जगह पे प्रयोग करके देखता है, इसलिए उन्होंने अनंत सत्यों का विरोध किया। आध्यात्मिक मूल्यों का निषेध। आध्यात्मिक मूल्य क्या होते हैं? भगवान से रिलेटेड होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, आत्माओं से रिलेटेड होते हैं, और इस धरती से जो अलग एक लोग जिसको हम लोग को मानते हैं उससे उनका वो विरोध करते हैं। ठीक है, प्रयोजनवादियों ने इनका निषेध किया, इनको मना कर दिया। शिक्षा में निश्चित उद्देश्यों का निषेध, और उन्होंने निश्चित उद्देश्य वो खुद नहीं बता पाया, कि प्रयोजनवादी ये खुद ही नहीं तय कर पाए कि किस उद्देश्य से हम बालक को शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, ये उसके दोस्त थे। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। सेकेंड यूनिट से हमने बहुत ही बेस्ट वे से आपको क्वेश्चन निकाल के यहाँ पर दिए हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।